नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक काल का ये दूसरा भाग लेकर आए हैं और आज हम द्विवेदी युग यानी कि काव्यखंड को पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लेखन परंपरा और आदिकाल और भक्तिकाल ये पूरे टॉपिक को हम विस्तृत में पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन के 13,000 प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। वो प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला है। और दोस्तों, इन सभी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, कमेंट ज़रूर किया करें कैसा लगा आपको वीडियो, और इसमें यदि आपको कोई कमी समझ आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आधुनिक काल का ये दूसरा भाग है, द्विवेदी युग काव्यखंड को आज पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। द्विवेदी युग काव्यखंड, द्विवेदी युग। तो चलिए देखते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को कहा जाता है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को कहा जाता है जागरण सुधार काल। और संवत 1950 से 1975 तक के काव्यखंड को आचार्य शुक्ल ने कहा है, तो इसको कहा है नई धारा द्वितीय उत्थान। तो इसको रामचंद्र शुक्ल ने नई धारा द्वितीय उत्थान नाम दिया है। और द्विवेदी युग की समय अवधि है, तो द्विवेदी युग की समय अवधि है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग की समय अवधि। और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ, तो कवि और काव्य कृति चलिए देखते हैं। नाथो शंकर शर्मा पहले कवि हैं। इनका जन्म हुआ है 1859 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1932 ईस्वी। और इनका जन्म स्थान है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। और नाथूराम शर्मा शंकर की रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व, जो कि शंकर सर्वस्व 1951 ईस्वी की है। तो अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व, ये सभी रचनाएं नाथूराम शर्मा शंकर के हैं। और दूसरे हैं श्रीधर पाठक। इनका जन्म इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1928 ईस्वी में। जन्म जोंधरी गांव आगरा में हुआ, जोंधरी गांव आगरा में। और श्रीधर पाठक की रचनाएं वनाष्टक, कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी की है। और देहरादून 1915 ईस्वी की है। भारत गीत 1928 ईस्वी की है। और स्वर्गीय वीणा भी है इन्हीं की। तो वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, स्वर्गीय वीणा। अब देखते हैं श्रीधर पाठक की अनुवादित रचनाएं कालिदास कृत ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डेजर्टेड विलेज तथा द ट्रैवलर का एकांतवासी और उजड़ ग्राम और शांत पथिक शीर्षक से अनुवाद किया। तो इन्होंने अनुवाद किया हर्मिट का अनुवाद श्रांत पथिक के रूप में किया और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया और द ट्रैवलर का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से किया। तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और अब देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी काव्य कृति। तो कवि है महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनका जन्म महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी और मृत्यु 1935 ईस्वी। और इनकी रचनाएं हैं काव्य मंजूषा सुमन 1923 ईस्वी की है। और कान्य कुब्ज, अवला विलाप और कविता कलाप, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। काव्य मंजूषा सुमन 1923 और कान्य कुब्ज, अवला विलाप और कविता कलाप, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म दौलतपुर रायबरेली में हुआ। और इनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनूदित यानी कि अनुवाद की हुई रचनाएं गंगा लहरी, ऋतु तरंगणी, कुमार संभवसार, ये तीनों अनुवादित रचना है। और अब देखते हैं अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध की रचना। इनका जन्म 1865 ईस्वी में और मृत्यु 1947 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय की
का ये जीवन काल, और इनका जन्म निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ। और इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी की, पद प्रसून और चुभते चोखे चौपदे 1932 ईस्वी की है। और बोल चाल और रस कलश वैदेही वनवास 1940 ईस्वी की। इनकी एक बार और रचनाएं देख लेते हैं। प्रिय प्रवास 1914, पद प्रसून, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास, ये सभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियांत की रचना है। राय देवी प्रसाद पौंड की रचना है। धराधर धामन, ये 1902 ईस्वी की है। धराधर धामन कालिदास के मेघदूत का अनुवाद है। धराधर धामन ये कालिदास के मेघदूत का अनुवाद है। स्वदेशी कुंडल, ये 1920 ईस्वी का है। स्वदेशी कुंडल और मृत्युंजय ये 1904 ईस्वी का है। और रामराज विरोध ये 1906 ईस्वी का है। और वसंत वियोग ये 1912 ईस्वी का है। तो राय देवी प्रसाद पौंड का जन्म स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश है। और इनकी रचनाएं धराधर धामन कालिदास के मेघदूत का अनुवाद है। स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, रामराज विरोध और वसंत वियोग, ये सभी राय देवी प्रसाद की रचनाएं हैं। और रामचरित उपाध्याय की रचनाएं, इनका जन्म रामचरित उपाध्याय का जन्म 1872 में, मृत्यु 1938 में हुआ। और इनका जन्म गाजीपुर, रामचरित उपाध्याय का जन्म गाजीपुर। और रामचरित उपाध्याय की रचनाएं हैं राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह और रामचरित चिंतामणि, ये प्रबंध काव्य है। रामचरित चिंतामणि ये प्रबंध काव्य है। सूक्ति मुक्तावली, ये सभी रचनाएं हैं। एक बार फिर से, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि जो कि प्रबंध काव्य है। सूक्ति मुक्तावली, ये सभी रामचरित उपाध्याय। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी काव्यकृति। तो कवि और काव्यकृति, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी, ये सभी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म 1883 और मृत्यु 1972। इनका जन्म हडहा ग्राम, उन्नाव जिला में हुआ। तो अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म 1886 और मृत्यु 1964, चिरगांव और झांसी में हुआ इनका। और इनकी रचनाएं हैं रंग में भंग 1909 ईस्वी की, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी की है, किसान भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, ये सभी। द्वापर 1936, नहुस, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। और अब देखते हैं अनुदित काव्य। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वत्र संहार, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की हैं। एक बार फिर से, रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, जय भारत, विष्णुप्रिया। इसके बाद अनुदित काव्य हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की। और अगले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म 1889 और मृत्यु 1962। इनका जन्म कोयरी ग्राम, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। कोयरी ग्राम, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। और इनकी रचनाएं मिलन 1917 ईस्वी की है, पथिक 1920 ईस्वी की है, मानसी 1927 और स्वप्न 1929 ईस्वी की, ये सभी रचनाएं हैं। और संपादन कविता कौमुदी 8 भाग में किया राम नरेश त्रिपाठी। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न और कविता कौमुदी का संपादन 8 भाग में राम नरेश त्रिपाठी ने किया। अब देखते हैं बाल मुकुंद गुप्त। इनका जन्म 1965 में, मृत्यु 1907। और बाल मुकुंद का जन्म गुड़ियाना ग्राम, रोहतक जिला, हरियाणा में हुआ। और बाल मुकुंद गुप्त की रचना काव्यकृति की स्फुट कविता है 1905 ईस्वी में ये। और द्विवेदी युग के कवि और उनकी काव्यकृतियाँ। तो अगले हैं लाला भगवान दीन 1900। इनका जन्म 1866 और मृत्यु 1930। और इनकी काव्यकृति है वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन। लाला भगवान दीन का जन्म बरबरपुर
जो कि फतेहपुर में हुआ, बरबलपुर ग्राम फतेहपुर में। और सैयद अमीर अली मीर, इनकी रचना उलाहना पंचक, अन्योक्ति शतक, ये दोनों सैयद अमीर मीर अली की रचनाएं हैं। और इन सैयद मीर अली का जन्म 1873 और मृत्यु 1937 सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कामता प्रसाद गुरु इनकी रचनाएं। कामता प्रसाद गुरु का जन्म सागर मध्य प्रदेश इनका भी हुआ। और इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में भौमासुर वध और विनय पचासा, खड़ी बोली में रचनाएं पद पुष्पावली प्रसिद्ध कविता है, शिवा जी दासी रानी, ये सभी रचनाएं। और गिरधर शर्मा नवरत्न की रचनाएं मातृ वंदना, गिरधर शर्मा नवरत्न की मातृ शर्मा, रूप नारायण पांडे की पराग वन वैभव रूप नारायण पांडे की है। और लोचन प्रसाद पांडे की प्रवासी मेवाड़ गाथा, महानदी, पद पुष्पांजलि, ये सभी रचनाएं लोचन प्रसाद पांडे की है, प्रवासी मेवाड़ गाथा, महानदी, पद पुष्पावली। और ठाकुर गोपाल सिंह की रचनाएं माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती, कादम्बनी, ये सभी रचनाएं। माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती, कादम्बनी। ठाकुर गोपाल सिंह का जन्म 1891 और मृत्यु 1960 रीवा मध्य प्रदेश में हुआ। और मुकुटधर पांडे, इनकी रचना पूजा फूल, कानन कुसुम। मुकुटधर पांडे की रचनाएं पूजा फूल, कानन कुसुम। अब देखते हैं द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के प्रमुख कवि। ब्रज भाषा के प्रमुख कवि और काव्य कृति। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 और मृत्यु 1932 और इनका जन्म काशी में हुआ। और रत्नाकर जी की रचनाएं हैं उद्धव शतक 1929 ईस्वी, गंगा अवतरण 1928, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला 1894, कलकाशी, ये सभी रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकाशी। सत्यनारायण कवि रत्न की रचनाएं। सत्यनारायण कवि रत्न की रचनाएं हृदय तरंग, जो कि कविता संग्रह हृदय तरंग। और प्रसिद्ध कविता प्रेमकली, भ्रमरदूत और लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसस का अनुवाद है। और सत्यनारायण कवि रत्न का जन्म 1880 और मृत्यु 1918 सरायगांव अलीगढ़ में हुआ। और द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के प्रथम उल्लेखनीय कवि हैं। तो प्रथम उल्लेखनीय कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। और सत्यनारायण कवि रत्न, शिव संपत्ति, किशोरी लाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद भानु, ये सभी ब्रज भाषा के उल्लेखनीय कवि। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि नाथू राम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या प्रसाद सिंह हरिओंद, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। और अन्य कवि बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, सैयद मीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा नवरत्न, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे, ये सभी द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामनी कांत कहा जाता है? तो द्विवेदी युग के भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया जाता है। तो वो हैं नाथूराम शर्मा को कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। नाथूराम शर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता है तो इन्होंने अतिशयोक्तिपूर्णता यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। तो और अगला फैक्ट है भारत उत्थान, भारत प्रशंसा, जाज वंदना, बाल विधवा आदि किसकी कविताएं हैं? तो ये कविताएं श्रीधर पाठक की हैं। भारत उत्थान, भारत प्रशंसा, जाज वंदना, बाल विधवा आदि ये सभी कविताएं श्रीधर पाठक की हैं। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य कृति हैं। तो ये कश्मीर सुषमा है। ये ब्रज भाषा में रचित काव्य कृति हैं कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक के। श्रीधर पाठक ने किस अंग्रेजी कवि की कृतियों हर्मिट, डेजर्टेड विलेज, ट्रैवलर का काव्यानुवाद किया है? तो ये अनुवाद गोल्ड स्मिथ की रचनाएं हैं। ये अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की
कृतियों हरमिट, डेजर्टेड विलेज, ट्रैवलर का काव्य अनुवाद किया है। गोल्ड स्मिथ की कृति श्री एवं श्रीधर पाठक द्वारा अनुवाद। तो चलिए देखते हैं कृति और काव्य अनुवाद। हरमिट हरमिट रचना को एकांतवासी योगी नाम से अनुवाद किया और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया और द ट्रैवलर ये श्रांत पथिक के नाम से किया। और अगली अब देखते हैं पंक्ति निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुणहूँ सब लोग और करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। तो ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है। और प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हुए हैं। तो द्विवेदी युग के कवि प्रकृति चित्रण के दृष्टि से श्रीधर पाठक हैं। और अगला फैक्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एवं अनुदित कृतियों की संख्या लगभग कितनी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लगभग 80 कृतियों का अनुवाद किया है। तो संख्या ये 80 है। और पंक्ति है तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिन तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। तो ये पंक्तियाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। और अगला फैक्ट है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है 1914 ईस्वी का। और इसके रचनाकार हैं अयोध्या प्रसाद सिंह हरिओंन जी हैं। और अगला फैक्ट है किस कवि ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से उठाकर विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। तो वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंन है। प्रिय प्रवास में विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। तो राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से उठाकर विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है हरिओंन जी ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंन कृत महाकाव्य प्रिय प्रवास है 1914 ईस्वी का और वैदेही वनवास 1940 ईस्वी के, ये दोनों हैं। और हरिओंन द्वारा ब्रज भाषा में रचित रीति ग्रंथ है। तो ब्रज भाषा में रचित रीति ग्रंथ है रस कलश, ये ब्रज भाषा में। और अगला फैक्ट है किस कवि ने पति प्रेमिका और परिवार प्रेमिका लोक सेविका आदि नवीन नायिका का उल्लेख किया है। तो हरिओंन ने प्रिय प्रवास में। हरिओंन को किस कृति पर हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मिला। तो हरिओंन को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। प्रिय प्रवास पर मिला। प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया प्रिय प्रवास पर। और द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। तो वो है हरिओंन को कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है। और द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया। तो वो कवि हैं हरिओंन जी सही है। द्विवेदी युग के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंन हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया, वो हरिओंन जी है। और पंक्ति दी हुई है प्रिय पति वो हूँ मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति हरिओंन जी की है। और रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। तो ये रामचरित चिंतामणि ये रामचरित उपाध्याय की रचना है। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किस उपनाम से राष्ट्रीय भक्ति परक कविताएं लिखी हैं। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रभक्ति कविताएं लिखी हैं। और अगला फैक्ट है सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया। तो ये संपादन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किया। मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं वो पत्रिका थी कलकत्ता से निकलने वाली वैशोपकारक है। तो मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं वैशोपकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। ये पत्रिका कलकत्ता से निकलने वाली थी। और मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है। तो मैथिली शरण की प्रथम काव्य कृति है रंग में भंग 1909 ईस्वी की है। रंग में भंग 1909 ईस्वी की है। और इसके आगे पंक्ति दी हुई है हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण
मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो यह पंक्ति है, तो यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है और मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है, महाकाव्य है साकेत, और ये 1931 ईस्वी की रचना है। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है। तो ये मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है रामचरितमानस के बाद। अगला फैक्ट है द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार हैं। तो द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार हैं मैथिली शरण गुप्त, द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार। अगला फैक्ट है मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्य और खंड काव्य लिखे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्य और खंड काव्य लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त ने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य लिखे हैं। 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य लिखे हैं। अगला फैक्ट है मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है भारत भारती, ये 1912 ईस्वी की है, 1912 ईस्वी की है। और अगला फैक्ट है मैथिली शरण गुप्त कृत अनुदित काव्य कृतियाँ हैं। तो इनकी अनुदित यानी कि अनुवाद की गई काव्य कृतियाँ प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, मृत संहार, उमर खयाम की रुबाइयाँ, ये सभी हैं। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, मृत संहार और उमर खयाम की रुबाइयाँ, ये सभी अनुवाद की हुई रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य है। तो राम नरेश त्रिपाठी कृत इनकी खंड काव्य रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न, ये तीनों मिलन, पथिक, स्वप्न, ये राम नरेश त्रिपाठी की खंड काव्य हैं। और अगला फैक्ट है किस कवि ने कविता कौमुदी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है। तो वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। कविता कौमुदी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत कविताओं का संकलन और संपादन किया है। तो वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। पंक्ति दी हुई है, पंक्ति है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो ये पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी की। और अगली पंक्ति है देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती विकसित। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो ये पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी की। और द्विवेदी युग के किस कवि ने अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त हुई है। तो वो कवि हैं लोचन प्रसाद पांडे हैं। द्विवेदी युग के लोचन प्रसाद पांडे हैं। अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त। और द्विवेदी युग के किन कवियों ने पूर्व में ब्रजभाषा काव्य की रचना की किंतु बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगे। तो वे कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिओंद, नाथूराम शर्मा आदि। श्रीधर पाठक, हरिओंद, नाथूराम शर्मा पहले ये ब्रजभाषा में रचनाएं करते थे, उसके बाद ये खड़ी बोली में करने लगे थे। अगला फैक्ट है द्विवेदी युग के किन कवियों ने नवीन शैली की कविता खड़ी बोली में तथा प्राचीन शैली की कविता ब्रजभाषा में लिखा। तो वो हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण तथा लाला भगवान देव। ये दोनों नवीन शैली की कविता खड़ी बोली में तथा प्राचीन शैली की कविता ब्रजभाषा में राय देवी प्रसाद पूर्ण तथा लाला भगवान देव ने लिखा। और पंक्ति दी हुई है सब मिली पूजें भारत माई, बंदो भारत भूमि महतारी। ये किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति सत्यनारायण कवि रत्न की है। सब मिल पूजें भारत भाई, बंदो भारत भूमि महतारी। तो ये पंक्ति सत्यनारायण कवि रत्न की। और जगन्नाथ दास रत्नाकर आरंभ में किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। तो ये जकी उपनाम से जगन्नाथ रत्नाकर उर्दू में कविता लिखते थे। और बिहारी रत्नाकर के संपादक हैं। तो बिहारी रत्नाकर के संपादक
जगन्नाथ दास रत्नाकर है। जगन्नाथ दास रत्नाकर है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। और अगला पंक्ति दी हुई है तो पंक्ति पढ़ते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि व्रज गावन सुधि व्रज गावन में पावन जबें लगी। हमको लिख्यों है कहाँ, हमको लिख्यों है कहाँ, हमको लिख्यों है कहाँ, कहन सभा लगी। ये किसकी पंक्ति है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। और अगला फैक्ट है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई? तो खड़ी बोली की प्रतिष्ठा द्विवेदी युग में हुई। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा द्विवेदी युग में हुई। हे कविते तथा सर्गो नरक ठिकाना नहीं, किसकी कविता है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। हे कविते तथा सर्गो नरक ठिकाना नहीं, ये कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और अगला पंक्ति दिया हुआ है, तो धरती हिलाकर नींद भगा दे, धरती हिलाकर नींद भगा दे, ब्रजनाथ से व्योम जगा दे, धरती हिलाकर नींद भगा दे, ब्रजनाथ से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। ये किसकी पंक्ति है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। और इसके आगे भी पंक्ति दी हुई है, तो चलिए देखते हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वो कौन भारतवर्ष है? तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। और एक और पंक्ति है, तो आप आंखें खोल कर के देखिए, आप आंखें खोल कर के देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिरधरी हैं, आज जितनी जातियां हैं सिरधरी हैं, और पेट में उनके पड़ी दिखलाएगी जातियां कितनी सिसकती या मरी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति नाथूराम शर्मा शंकर की। तो ये पंक्ति नाथूराम शर्मा शंकर की। अगला फैक्ट है, गर्भरंडा रहस्य किसकी काव्यकृति है? तो गर्भरंडा रहस्य ये नाथूराम शर्मा शंकर की काव्यकृति है। और गांधी गौरव किसकी रचना है? तो गांधी गौरव ये गोकुल चंद शर्मा की रचना है। गांधी गौरव गोकुल चंद शर्मा की रचना है। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत तक, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये कथन किसका है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये कवि कर्तव्य निबंध से ली गई है। और अगली पंक्ति है, दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंत की, और प्री प्रवास से ली गई है, प्री प्रवास। और अगला फैक्ट है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर किन कवियों ने कविताएं लिखी हैं? तो ये कविताएं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये सभी लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये सभी ने लिखी। द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार कवि हैं, तो द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। ये द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, ये सभी द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार। और अगली पंक्ति, भड़क भुला दो भूतकाल की, भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गौण बनो महाराज, फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गॉड बनो ब्रजराज। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति नाथूराम शर्मा शंकर की है। भड़क भुला दो भूतकाल की,
सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गौठ बनो ब्रजराज। ये पंक्ति नाथूराम शर्मा शंकर की। और पद पद कथा विकट भट्ट किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पद कथा विकट भट्ट ये मैथिली शरण गुप्त की है। और खंड काव्य का मौर्य विजय 1914 ईस्वी की रचना है, सिया राम शरण गुप्त की। खंड का मौर्य विजय 1914 ईस्वी की रचना है, ये सिया राम शरण गुप्त की। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक, ये उद्धव शतक है, प्रबंध मुक्तक काव्य। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक, ये प्रबंध मुक्तक काव्य है। द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगीतकार हैं, तो द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगीतकार मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त हैं। और कवि एवं छंद प्रयोग में वैशिष्ट, कवि एवं छंद प्रयोग में वैशिष्ट मैथिली शरण गुप्त की हरिगीत का है। हरिगीत का नाथूराम शर्मा शंकर, सॉरी दोस्तों, हरियौन ये इन वाणिक छंद और उर्दू शैली की चौपादों में है। हरियौन ने वाणिक छंद और उर्दू शैली की चौपादों में का प्रयोग किया है। और नाथूराम शर्मा कवित्त और राय देवी प्रसाद पौंड ने कुंडलिया का प्रयोग किया है। गोपाल शरण सिंह ने कवित्त सवैया का प्रयोग किया है। और गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने उर्दू ब्रह्मों का, और लाला भगवान दीन ने उर्दू ब्रह्मों का। तो पंक्ति दी हुई है आगे, बंदनी वह देश जहाँ के, देसी निज अभिमानी हो, वंधवता में बंधे परस्पर, परता के अज्ञानी हो। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति श्रीधर पाठक की है। और अगली पंक्ति है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त भारत भारती से ली गई है। और भारत भारती 1912 ईस्वी की रचना है। और अगले पंक्ति दी हुई है, मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, मानते हैं जो कला को कला के ही, मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही। तो स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही, ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। और अगला फैक्ट है, मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रजभाषा में काव्य अनुवाद किसने किया? तो ये सत्यनारायण कवि रत्न ने ब्रजभाषा में अनुवाद किया। और भावभूति के दो नाटकों में उत्तर रामचरित और मालती माधव का ब्रजभाषा में काव्य अनुवाद किसने किया? तो भावभूत के दो नाटकों उत्तर रामचरित और मालती माधव का ब्रजभाषा में काव्य अनुवाद सत्यनारायण कवि रत्न ने की। और अगला फैक्ट है, पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किसने किया? तो पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया, समालोचना दर्श में किया। और अगला फैक्ट है, जो काव्य अनिवार्य नहीं वो सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में ये कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। और ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि किसे कहा जा सकता है? तो ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर को कहा जा सकता है। और अगला फैक्ट है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक। और गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी की कविता किसकी है? तो ये गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की है। और हरिऔध कृत प्री प्रवास की भाषा की विशेषता है। तो प्री प्रवास में तत्सम प्रधानता है। और मार्क्स की पुत्री जैनी नामक कृति किसने लिखा है? तो ये मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृति लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृति की है। राष्ट्र कवि कहलाते हैं, तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहलाते हैं। विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, पंचवटी, जैनी आदि किसकी रचना है? तो ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। पंक्ति है, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया,
इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो ये पंक्ति किसकी है? संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। पंक्ति है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है, यशोधरा से ली गई है। और अगला फैक्ट है मैथिली शरण गुप्त ने आतुकांत छंद में लिखा है। इस कृति को मैथिली शरण गुप्त ने आतुकांत छंद में लिखा है। तो वो मेघनाथ वध है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह किस नाम से छपा? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह हृदय का मधुर भार नाम से छपा। और लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रजभाषा में अनुवाद किसने किया? तो ये बुद्ध चरित नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा में अनुवाद किया। और आचार्य शुक्ल की कविताओं का मुख्य विषय है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं का मुख्य विषय प्रकृति चित्रण है। और पोप के एशियान क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श शीर्षक से ब्रजभाषा में काव्य अनुवाद किसने किया? तो ये अनुवाद किया जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। एशियान क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से ब्रजभाषा में काव्य अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना खड़ी बोली में किस ढंग से लिखा है? तो वो श्रीधर पाठक ने लावनी या ख्याला के ढंग से लिखा है। तो लावनी या ख्याला है। और आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना। और कथन है, तो चलिए देखते हैं कथन। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय में प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और पंक्ति दी हुई है चार डग हमने भरे तो क्या किया, 4 डग हमने भरा तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो ना होवे जानता। तो ये नागरिक प्रचारी सभा के गृह प्रवेश उत्सव पर यह कविता किसने पढ़ी? तो ये कविता अयोध्या सिंह हरिओंद ने पढ़ी। और रूप उद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबानना तनवंगी कलहासनी सुरस्का क्रीड़ा कला पुतली। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये भी हरिओंद जी की पंक्ति है। और अगली पंक्ति है क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पाल सी बुरी तेरी, है बहुत पाल सी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये भी हरिओंद जी की है। और अगली पंक्ति नागरी तेरी यह दशा अयोध्या का विलाप किसकी कविता है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता है। और अगली श्रीयुक्त नागरी बिहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अतीव भारी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। और मैथिली शरण गुप्त कृत 2 महाकाव्य हैं। तो मैथिली शरण गुप्त कृत 2 महाकाव्य साकेत और द्वापर। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है? तो उर्मिला का वियोग वर्णन 9वें और 10वें सर्ग में। और गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है काल अनुसरण की क्षमता और उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। यह मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में किसका कथन है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अगला फैक्ट है गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। गुप्त जी वास्तव में
वादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शित करने वाले अथवा मध्य में घूमने वाले कवि नहीं हैं और सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य और नवीन के प्रति उत्साह दोनों में है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और पंक्ति दी हुई है, वेदने तू भी भली बनी पाई मैंने आज बुझी में अपनी चाह गनी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मैथिली शरणगुप्त की है। और अगला फैक्ट है, उपेक्षिता उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की है? तो यह प्रतिष्ठा मैथिली शरणगुप्त ने की है। उपेक्षिता उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की है? तो ये मैथिली शरणगुप्त ने की। आचार्य शुक्ल ने गुप्त की रचनाओं की कितनी अवस्थाएं लक्षित की हैं? तो शुक्ल ने गुप्त जी की रचनाओं की 3 अवस्थाएं लक्षित की हैं। और अगला फैक्ट है, गोल्ड स्मिथ के हर्मिट और एकांतवासी का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किस कवि ने किया? तो ये गिरिधर शर्मा नवरत्न ने किया। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद गिरिधर शर्मा नवरत्न ने किया। माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ नाम से किस कवि ने किया? तो ये हिंदी माघ नाम से गिरिधर शर्मा नवरत्न ने किया। शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ नाम से गिरिधर शर्मा नवरत्न ने किया। अगला फैक्ट है मृगी दुख मोचन किसकी रचना है? तो ये मृगी दुख मोचन ये पंडित लोचन प्रसाद पांडे की है। और इसके बाद नए मन 1990 का स्वागत और नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत आदि किसकी रचना है? तो ये राय देवी प्रसाद पौड़ की रचना है। नए मन 1910 का स्वागत, नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत आदि ये राय देवी प्रसाद पौड़ की रचना है। और पंक्ति दी हुई है, इस गिरजा को छोड़ी ईसु गिरजा में जाए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति नाथूराम शर्मा शंकर की है। और अगली पंक्ति है, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूँ। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की पंक्ति है। और लाला भगवान दीन किस उपनाम से कविता करते थे? तो लाला भगवान दीन ये दीन उपनाम से कविता करते थे। और दलित कुसुम वन विहंगम आश्वासन किसकी कविता है? तो दलित कुसुम वन विहंगम आश्वासन ये रूप नारायण कविताएं हैं। और अगला फैक्ट है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियों पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और न शौकियों की गतागत की पहेली बुझाने की। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और अगला फैक्ट है, द्विवेदी युग के गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय किसे है? तो द्विवेदी युग में गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। और अगला फैक्ट है मैथिली शरणगुप्त की पहली कविता है। तो मैथिली शरणगुप्त की पहली कविता हेमंत है। 1905 ईस्वी सरस्वती में ये हेमंत प्रकाशित हुई। और अगला फैक्ट है, मैथिली शरणगुप्त ने भारत की रचना किस ग्रंथ की प्रतिक्रिया में की है? तो ये भारत की रचना मुसहास मुद्दो जजे इस्लाम या मुसद्दसे हाली की प्रतिक्रिया में की है। और भारत दर्पण मुसद्दसे कैफी की रचना है। भारत दर्पण मुसद्दसे कैफी की रचना भारत दर्पण मुसद्दसे कैफी किसकी रचना है? तो ये ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की रचना है। और मैथिली शरणगुप्त कृत साकेत में कितने सर्ग हैं? तो साकेत में 12 सर्ग हैं। तो और अगला फैक्ट है, 1908 में सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख किसने लिखा? तो यह लेख लिखा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और मैथिली शरणगुप्त कृत यशोधरा है। यशोधरा गद्य पद मिश्रित यानी चंपू काव्य। और अगला फैक्ट है, काबा और करबला किसकी रचना है? तो काबा और करबला ये
मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और अगला फैक्ट है, किस कवि ने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है? तो ये कवि हैं मैथिली शरण गुप्त ने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। और अगला फैक्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से लिखने वाले कवि हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से लिखने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण और लाला भगवान दीन, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से लिखने वाले कवि हैं। और पंक्ति है, भारत प्रताप भान ऊंचे उदयाचल से, कोहरा को बुद्धि का चिर हटता है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और अगला फैक्ट है, आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदता का दूसरा कवि किसे माना है? तो ये शुक्ल ने स्वच्छंदता का श्रीधर पाठक के बाद दूसरा कवि माना है, राम नरेश त्रिपाठी को। और जगत सच्चाई सार किसकी रचना है? तो ये रचना श्रीधर पाठक की है, जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की। और पंक्ति है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये श्रीधर पाठक की है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये पंक्ति श्रीधर पाठक की है। और अगली पंक्ति है, प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारती है। प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक, छवि छिन छिन धारती। ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति श्रीधर पाठक की है, श्रीधर पाठक की है। और अगला फैक्ट है, श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता है। तो श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता है गुणवंत हेमंत है। और अगली पंक्ति, पराधीन रहकर अपना शोक न कह सकता है, वो अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी की। और अगला फैक्ट है, फैक्ट क्या पंक्ति है? तो पंक्ति पढ़ते हैं, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया हूँ, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया हूँ, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया हूँ। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है, साकेत से ली गई है। और अनाथ 1917 ईस्वी, ये किसकी रचना है? तो अनाथ रचना है सिया राम शरण गुप्त, जो कि ये मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। और पंक्ति है, राजा प्रजा का पात्र है, राजा प्रजा का पात्र है, वो है एक प्रतिनिधि मात्र है। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है, राजा प्रजा का पात्र है, वो है एक प्रतिनिधि मात्र है। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की। और अगली पंक्ति है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। और इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार पाया जाता है, क्योंकि चावाड़ की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। स्वदेश संगीत किसकी रचना है? तो स्वदेश संगीत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, स्वदेश संगीत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और पंक्ति दी हुई है, सजे अभी साकेत बजे हाँ, सजे अभी साकेत बजे हाँ, जय का डंका, रह न जाए अब कहीं किसी रावण की लंका। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है, सजे अभी साकेत बजे हाँ, जय का डंका, रह न जाए अब कहीं किसी रावण की लंका। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। और अगला फैक्ट, द्विवेदी युग के किस कवि को हरिगीतिका का बादशाह माना जाता है? तो द्विवेदी युग के वो कवि है मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका का बादशाह माना जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी पुस्तक है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है। पांडे बंधु थे, तो लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे, ये पांडे बंधु थे। और अगली पंक्ति, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है और भारत भारती से ली गई है। और अगला फैक्ट है, बंगला कवि माइकल मधुसूदन के मेघनाथ वध का काव्यानुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया?
तो मेघनाथ वध का काव्य अनुवाद गुप्त जी ने मधुप उपनाम से किया। और महाकाव्य दैत्य वंश के रचयिता हैं, तो दैत्य वंश के रचयिता हरदयालु सिंह है, दैत्य वंश के रचयिता। और अगला फैक्ट है, रत्नाकर ने खड़ी बोली में कितने कवित्व लिखे थे? तो रत्नाकर ने खड़ी बोली में 2 कवित्व लिखे थे। और अगला फैक्ट है, अंग्रेज राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जानना हिंदुस्तान समझा गया है? तो वो भारत भारती है। और अगला फैक्ट है, किस कवि ने गांव-गांव, घर-घर घूमकर रात-रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन-चुन कर कविता कौमुदी में संकलित किया? तो वो राम नरेश त्रिपाठी थे। और अगला फैक्ट है, ग्राम गीतों के संकलन का पहला प्रयास किस कवि ने किया? तो पहला प्रयास किया राम नरेश त्रिपाठी ने, और इसका संकलन कविता कौमुदी संकलन में किया। और अगला फैक्ट है, मैथिली शरण गुप्त की किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो भारत भारती के आधार पर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ये 1912 ईस्वी की रचना है। और आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है श्रीधर पाठक को माना जाता है। और धराधर धामन शीर्षक से कालिदास मेघदूत का पद्य बंद अनुवाद किस कवि ने किया? तो यह किया राय देवी प्रसाद पौड़ ने। धराधर धामन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पदबंद अनुवाद राय देवी प्रसाद ने किया। और पंक्ति दी हुई है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो यह पंक्ति है नाथू राम शर्मा शंकर की। और अगली पंक्ति, भैंसी भवानी के तब सेवा, भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन पड़ाऊँगा छूटी, बटुवन दूध दुहा इन हाथन धार न कबहूँ दुहत माँ टूटी। तो ये पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी ने 1982 के संकलनकर्ता हैं, पद्मधर पाठक हैं। और अगला फैक्ट है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे, तो इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और अगली पंक्ति दी हुई है, लिखो न करो लेखनी वन श्रीधर सम सब कवि सुछन। तो ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति श्रीधर पाठक की है। और पंक्ति दी हुई है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति बाल मुकुंद गुप्त की है। और अगली पंक्ति, मेरे चपन यौवन बाल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त साकेत से ली गई है। और अगला फैक्ट है, मैथिली शरण गुप्त मूलतः भक्त कवि हैं, जो कि राम भक्त कवि हैं। और अगला फैक्ट है, किसने खड़ी बोली काव्य में नीरस और कर्ण कटु कहा है? तो वो है पदम सिंह शर्मा है। और अगला फैक्ट, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने माना है? तो साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष ये माना है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और अगला फैक्ट है, भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जाने जाते हैं। द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति है, तो द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता। और द्विवेदी युगीन की काव्य विशेषता है, तो द्विवेदी युगीन की काव्य विशेषता इतिवृत्तात्मकता है। और अगला फैक्ट है, प्री पावस का हरिओं ने पहले क्या नाम रखा था? तो प्री पावस का हरिओं ने पहले ब्रजांगना विलास नाम रखा था। और हरिओंकृत प्री प्रवास के नायक नायिका हैं, तो प्री प्रवास के नायक नायिका कृष्ण और राधा नायक नायिका हैं। और हरिओंत की काव्य कृतियाँ हैं, तो हरिओंत की काव्य कृतियाँ हैं रसिक रहस्य 1899 ईस्वी की रसिक रहस्य, और प्रेमाम्बु वारिधि प्रेम
प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण और प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम पुष्पहार उद्बोधन, काव्योपमन, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, कर्मवीर, मुकुर, पद प्रसून, पद प्रमोद, चोखे चौबदे 1932 और वैदेही वनवास 1940, चुभते चौबदे और रस कलश है। तारक वध महाकाव्य की रचयिता गिरिजा दत्त शुक्ल हैं और हर यौत की बोलचाल मुहावरे भाषा में रचित काव्य कृतियाँ हैं। तो वो चुभते चौबदे और चोखे चौबदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं। चुभते चौबदे चोखे चौबदे मुहावरेदार भाषा में रचित काव्य कृतियाँ। और पंक्तियाँ नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्यचंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। तो ये किसकी पंक्ति है? ये मैथिली शरण गुप्त की है, भारत भारती से ली गई है। और अगली पंक्ति है करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाथ, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। और अगला फैक्ट है राम नरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह है। तो इनकी स्फुट कविताओं का संग्रह मानसी है। और अगली पंक्ति है सखी वे मुझसे कहकर जाते, किसकी पंक्ति है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से ली गई है। और साकेत का अर्थ है, तो साकेत का अर्थ है अयोध्या, साकेत का अर्थ है अयोध्या। साकेत महाकाव्य सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश है। तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश है। उर्मिला का वीरा व्यथा साकेत का महत्वपूर्ण सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश है। और अगला फैक्ट है डॉक्टर नगेन के साकेत को किस प्रकार का काव्य कहा जाता है? तो यह काव्य कहा जाता है जीवनवादी काव्य। और अगला फैक्ट है आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को किस प्रकार का कवि कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कहा है, सामंजस्य कविवादी कहा है। और द्विवेदी युग का कौन कवि ब्रजांगना, द्विवेदी युग का कौन कवि ब्रज कोकिल कहलाता है? द्विवेदी युग के सत्यनारायण कवि रत्न ने ब्रज कोकिल कहलाए। और साकेत के अनुकरण पर रीति ग्रंथ साकेत संत के रचयिता हैं। तो साकेत संघ के रचयिता बलदेव प्रसाद मिश्र हैं। और अगला फैक्ट अधिकांश विद्वानों ने साकेत को महाकाव्य न मानकर उसे क्या कहा है? तो उससे कहा है एकार्थ काव्य, ये कहा है। और अगला फैक्ट है खड़ी और ब्रज भाषा के पास द्वंद्व में ब्रज भाषा के समर्थक एक व्यक्ति ने पुष्ट आलोचक का उपनाम धारण कर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस महावीर प्रसाद द्विवेदी की किस पुस्तक की बहुत ही गंदी आलोचना की थी? तो कविता कलाप की गंदी आलोचना की थी। दैत्यवध और रावण ये किसका महाकाव्य है? तो ये हरदयालु सिंह का महाकाव्य है। दैत्य और रावण हरदयालु सिंह का महाकाव्य। गद्य पद भाषा के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी सिद्धांततः किससे प्रभावित थे? तो ये वर्ड्सवर्थ से प्रभावित थे। अगला फैक्ट है द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। तो द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर में था। और अगला फैक्ट है मैथिली शरण गुप्त की किस कृति में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है? तो ये विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है। और मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति राजपूती यान की कथा है? तो रंग में भंग ये राजपूती यान की कथा है मैथिली शरण गुप्त की। और अपनी किस काव्य कृति में मैथिली शरण गुप्त ने सिख गुरुओं की कथा का वर्णन है? तो ये गुरुकुल में वर्णन है। मैथिली शरण गुप्त की गुरुकुल में सिख गुरुओं की कथा का वर्णन है। और
अपनी किस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने महाभारत की कथा लिखी है? तो मैथिली शरण गुप्त में जय भारत में महाभारत की कथा लिखी है। और पंक्ति है, चातक खड़ा चोंच खोले हैं, चातक खड़ा चोंच खोले हैं, संपुट खोले सीप खड़ी, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की झंकार से ली गई है। और मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संकलन है। तो मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संकलन झंकार है। और वैतालिक किसकी रचना है? तो वैतालिक ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वैतालिक मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और अगला फैक्ट है, किस कवि ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया। और रीतकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध किस युग में हुआ तथा नैतिकता को महत्व दिया गया? तो ये द्विवेदी युग में रीतकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध हुआ तथा नैतिकता को महत्व दिया गया द्विवेदी युग में। स्वर्गीय वीणा किसकी काव्य कृति है? तो स्वर्गीय वीणा श्रीधर पाठक की काव्य कृति है। स्वर्गीय वीणा श्रीधर पाठक की काव्य कृति है। और पंक्ति दी हुई है, सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिकानंद विधायिनी महा, कवींद्र कांते कविते अहो कहाँ। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और कविता के प्रति कविता से ली गई है। और अगली पंक्ति, बहुजन वन में है बने रिछ वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत उन्हें निज कर रसे। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की साकेत से और छायावाद युग काव्य खंड से ली गई है। तो बहुजन वन में है बने रिछ वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत उन्हें निज कर रसे। तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के साकेत से ली गई है और ये छायावाद युग काव्य खंड से है। और दोस्तों, हम आधुनिक काल में द्विवेदी युग को भी पढ़ चुके हैं और ये आधुनिक काल का दूसरा भाग है। तो दोस्तों, हम इससे आगे न पढ़ते हुए सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, जिससे कि यदि आगे पढ़ेंगे तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इससे आप भी सेशन लंबा होने के कारण आप भी छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम छायावाद टॉपिक को लेकर आएंगे। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें। इसमें कोई कमी है तो उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो कमेंट ज़रूर करिए। और तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।